हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल बोर्ड एंड दिस इज शिल्पी कंचन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वांट क्वेश्चंस फॉर योर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स। सो एग्जाम में अब बहुत ही कम टाइम बचा है एंड आई वुड आस्क यू गाइज कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट करिए और अब कुछ भी नया पढ़ने से अवॉइड करिए। ओके, डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू और एनीथिंग जो आप लोगों को अभी तक नहीं आती थी। ओके और आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपना जो बचा हुआ टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। बी कॉन्फिडेंट एंड यस, कॉन्फिडेंस एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर आप लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम में जाओगे देन ऑब्वियसली आपका एग्जाम ज्यादा अच्छे होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ओके सो अब हम बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। So before starting the video, I would request you that please subscribe to All Aboard's YouTube channel and hit the bell icon so that जो भी नया वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने लिया है आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। यहाँ पर यदि आपके परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है एटलीस्ट प्रीलिम्स में, क्योंकि क्वेश्चंस में ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं पूछे जाते हैं। ओके, एन आइटम इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। सो जो आप लोगों का डिस्काउंट होता है वो मिलता है मार्क्ड प्राइस पे एंड स्टिल देयर इज अ गेन ऑफ 20% ऑन इट। सो इसके बाद भी यानी कि 25% के डिस्काउंट के बाद भी शॉपकीपर को 20% का फायदा हो रहा है। सो फायदा किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पे। फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आइटम इफ इट्स कॉस्ट इज 525 रुपीज। सो सीपी हमको दी है 525 रुपए और हमको बताना है कि इसका मार्क्ड प्राइस क्या होगा। सो पहले हमको यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालना होगा, उसके बाद हम मार्क्ड प्राइस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि जब मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है तो आता है हमारा क्या? एसपी। ओके सो इसलिए हमको एसपी को बीच में इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ दिया है 525। अब आपसे बोला है कि 20% का प्रॉफिट है, सो इसका वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 1/5, यानी कि अगर 5 आपका सीपी है, अगर 5 यूनिट्स की बात करें सो वो अगर सीपी है तो एक आपका प्रॉफिट है, तो आपकी एसपी कितनी हुई? 6। सो यदि 5 की वैल्यू है 525 तो 6 की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। सो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, 525 को आप लोग ओरली ही डिवाइड करो तो 105 आ जाएगा, इंटू 6 करोगे सो यहाँ से आएगा 30 और यहाँ आएगा 6। दैट मीन्स आपकी सेलिंग प्राइस है 630। अब आपको ये बोला है कि 25% इसका जो मार्क्ड प्राइस था उस पर डिस्काउंट दिया गया है। दैट मीन्स 25% का डिस्काउंट यानी कि 75% में बेचा है, तो ओरिजिनल वैल्यू का 3/4, राइट? यानी कि अगर MP4 है तो SP है 3। सो 3 का वैल्यू कितना है? 630, यानी कि 1 का वैल्यू कितना हुआ? 210। तो 210 इंटू 4 करेंगे तो वो आपका मार्क्ड प्राइस आ जाएगा, क्योंकि मार्क्ड प्राइस यूनिट्स में 4 है। ओके सो 840, 0 4 एंड 4 2 जा 8, 840 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने आपका लिया है ये SI प्लस CI का है। डेफिनेटली अगर हमारा कट ऑफ 71 गया था लास्ट ईयर तो ऑलमोस्ट उतना ही इस बार जाएगा या उससे ऑब्वियसली प्लस ही करता है, नेगेटिव में जाने के बहुत कम चांसेस हैं। तो आप यदि ये वाली टेंडेंसी के साथ में एग्जाम में जाओगे कि आपने सिर्फ DI सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन प्लस क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन कर लिए एंड यू विल सेल थ्रू, तो अब इस जमाने में यानी कि 2020 में ये होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसलिए आप लोगों को जो अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करना ही होगा। ओके सो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। SI CI के क्वेश्चन जनरली लोग छोड़ देते हैं, बट सिंस आई वाज मेकिंग अ वीडियो ऑन द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सो आई हैव इंक्लूडेड दिस वन। ओके सो वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। A person has 40,000 rupees, so एक इंसान है उसके पास में 40,000 रुपए हैं, 40% ऑफ विच ही पुट्स एट 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट। उसने 40% अमाउंट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाल दिया है। 40% कितना होगा? 4 4 जा 16, यानी कि 16,000 रुपए CI पे दिया है और बचा हुआ उसने SI पे डाला है 10% पे। सो बचा कितना? 24,000 यहाँ से, ठीक है। ये उसने डाल दिया 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स? सो 2 साल के बाद में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? यहाँ पर आप देखो 10% पे एक साल से कितना मिलेगा? 2400 रुपए, यानी कि 24,000 अगर 10% पे दिए हैं एक साल के लिए तो उसे कितना मिलेगा? 10% कितना होगा? 2400। 2 साल में कितना हो जाएगा? 4800। तो हमने एक पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। दूसरे पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है।
दैट मीन्स 12.5% का पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, वो होता है 1/8। इसको आप ऐसे याद रखना, 25% का आएगा, सबको पता होगा 1/4 है, और 12.5 उसका आधा होता है, तो फ्रैक्शन वैल्यू भी आधा हो जाएगा। सो ये हो गया 1/8। 1/8 का मतलब यहाँ पे क्या है कि यदि 8 जो है वो आपका टोटल प्रिंसिपल है, तो 1 उस पर जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है 1 साल का। सो 2 साल का कितना होगा 1/8 और 1/8, ठीक है। सो यहाँ पर हमको जब भी हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, सो हमें मिलता है फॉर्मूला, अगर आप यूज करोगे तो क्या मिलता है हमको, अमाउंट, और फिर हम उसमें से जो हमारा प्रिंसिपल है उसको डिडक्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इंटू 9/8 आएगा, इंटू 9/8 2 बार करना है क्योंकि 2 साल के लिए है। सो ये सब चीजें आएंगे, सबको पता ही होंगी। -16,000 करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख लो 8 से 2000 बार जाएगा, ठीक है। फिर से हम 8 से करेंगे तो ये चला जाएगा आपका 250 टाइम्स में। ओके 4 से करोगे, मतलब आपको क्या करना है, यदि 2 से करते आप तो 1000 जाता, और हम 8 से करेंगे, 4 गुने ज्यादा से करेंगे तो 250 आ जाएगा। सो अब हमको करना है 250 इंटू 81 माइनस 16,000, ठीक है। सो या तो आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने से क्या है कि आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। सो आप इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो कि 250 इंटू 80 प्लस 250 इंटू 1, तो वो तो 250 ही रहेगा। यहाँ पे 2 जीरो आ गए। 25 इंटू 4 होता है 100, जस्ट डबल कर रहे हैं तो हो जाएगा 200। सो यहाँ से आया 20,000, यहाँ से आया 250, सो 20,250 ये आपका इसका मल्टीप्लीकेशन हुआ। इसी तरीके से स्मार्टली करना होगा, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा और आपको छोड़ने के अलावा इस क्वेश्चन में और कोई चारा ही नहीं बचेगा, क्योंकि अब तुक्का भी तभी मारते हैं हम लोग जब हमें उसका कुछ आइडिया तो होता है। सो 20,250 में से हमें माइनस करना है 16,000। तो इसको आप लोग यहाँ पे लिख के माइनस कर लीजिए, या तो डायरेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आएगा 250 और यहाँ से आएगा 4, सो 4250, ठीक है। अब हमसे पूछा है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, सो 0 5, यहाँ से 10 आया, यहाँ से 1, ये 9050। सो ये जो है 9050 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है टाइम एंड वर्क से। यदि आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एक बार सी थ्रू करने पे, एक बार गो थ्रू आप जब क्वेश्चन करोगे, उसको देखने पे लगता है कि आपसे यूनिट्स के थ्रू सॉल्व हो जाएगा, देन उसको डेफिनेटली करो। यदि यूनिट्स के थ्रू सॉल्व नहीं होता है, एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। ओके एक्स वाई एंड जेड कैन कंप्लीट अ टास्क टुगेदर इन 8 आवर्स। x प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों कर रहे हैं 8 आवर्स में। यहाँ पे मैं आवर्स लिखूंगी, यहाँ पे यूनिट्स लिखूंगी, ठीक है। The ratio of number of hours taken by y and x and y to complete the task individually is 1:4. So x and y जो हैं ये individually उस task को complete करने में जो hours ले रहे हैं वो है 1:4 के रेशो में। so यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ a:4a, ठीक है। 1:4 भी आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, नो इश्यूज। Z alone can complete the task in 28 hours. Z जो है वो 28 hours में उस काम को अकेले फिनिश करता है। In how many hours X can complete the task alone? X जो अकेला है वो कितनी देर में या कितने टाइम में, कितने आवर्स में उस काम को करेगा, ये हमको इस क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ पर आप लोग एलसीएम लीजिए। 8 का यदि मैं लेती हूँ, मैं एलसीएम को इस तरीके से लेती हूँ कि मल्टीप्लाई करके लिख लेती हूँ, जिससे कि मुझे बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल ना हो। यहाँ पे 56 लोगे आप, तो उससे हो सकता है कहीं ना कहीं आगे थोड़ा सा कटने में प्रॉब्लम हो। प्लस यहाँ पे छोटे आपके डिजिट्स हैं, यदि बड़े होते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है। 28 के लिए 7 इंटू 4, तो 4 ऑलरेडी है, एक 7 यहाँ पे लिख लेते हैं। 8 से आप डिवाइड करिए, 7 में जाएगा, दैट मीन्स तीनों मिला के 7 यूनिट काम एक दिन में करते हैं। ओके वहीं अगर 28 से करेंगे तो 2 में जाएगा, दैट मीन्स Z अकेला 2 यूनिट्स करता है। अब बचा कितना, 5 यूनिट्स। तो ये 5 यूनिट्स कौन करेगा, x और y इन 5 यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे। ओके सो यहाँ पर हमें इनके आवर्स का रेशो दिया है 1:4। दैट मीन्स इनकी जो एफिशिएंसी का रेशो या जो जिस यूनिट में ये लोग काम करेंगे वो इसका ऑपोजिट इनवर्स हो जाएगा 4:1, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि इनके जो आवर्स का रेशो है, दैट मीन्स x जो है वो 1 घंटे में जितना काम करता है उतना काम y 4 घंटे में करता है। तो इनके यूनिट क्या होंगे, यदि x 1 घंटे में 4 यूनिट काम करता है तो y 1 यूनिट काम करेगा। ओके हमसे x का पूछा है कि कितने दिन में या कितने आवर्स में काम करेगा, सो डिवाइडेड बाय 4, यहाँ आ जाएगा 14। तो x अकेले इस काम को 14 आवर्स में कंप्लीट कर लेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
सो ये जो क्वेश्चन है आपका ये एजेस से है, एजेस से भी आपका एक ना एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है। यदि ये क्वेश्चन बड़ा होता है, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगी ये थोड़ा सा बड़ा है, तो ये वही लोग अटेम्प्ट करें जो मैथ्स में अच्छे हैं, अदरवाइज इसमें आपका टाइम काफी चला जाएगा। ओके, फिर भी चूंकि मैंने क्वेश्चन लिया है देन ऑब्वियसली आई विल सॉल्व विद यू गाइस। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ कृति एंड हर हस्बैंड, सो k plus h is 72. 4 years ago the ratio of एजेस ऑफ अर सन एंड हस्बैंड, तो यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, कृति, उसका हस्बैंड और उसका सन। सो 4 साल पहले इनकी जो एजेस का रेशो था इसके सन की और हस्बैंड की 4 साल पहले वो था 3:8। ओके, इफ द रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ कृति एंड हर सन इज 9:4, कृति और उसके सन की एज का जो प्रेजेंट रेशो है वो है 9:4, ये -4 यहाँ लिखती हूँ, 4 साल पहले। देन व्हाट इज द करंट एज ऑफ आवर हस्बैंड, सो उसके हस्बैंड की करंट एज क्या है ये हमको बताना है, दैट मीन्स हमें एच बताना है। सो यदि हम कृति की एज को मानते हैं कितना k, तो h कितना हो जाएगा 72 माइनस के। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट रेशो दिया है 9:4, तो मैं इसको 9x और 4x मानती हूँ, तो कृति की एज हो गई 9x, दैट मीन्स हस्बैंड की एज कितनी हो गई 72 माइनस 9x। समझ में आई ये बात? कृति की एज 9x है, सन की 4x है, हस्बैंड की कितनी होगी 72 माइनस 9x। अब 4 साल पहले का हमको रेशो दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अभी प्रेजेंट में उसके सन की एज हमने ली है 4x -4, क्योंकि हम 4 साल पीछे जा रहे हैं, ठीक है, और हस्बैंड की भी 4 साल पीछे जा रहे हैं, तो -4 यहीं पे आप डायरेक्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 68। यहाँ पे क्या आएगा 68 -4 करेंगे तो -9x, ठीक है। अब हमें ये वाली जो इक्वेशंस हैं ये तो किसी काम की नहीं रही, अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमें x की वैल्यू मिलेगी, जब हमको x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम उसको यहाँ रखेंगे, ठीक है, इससे माइनस करोगे आप, आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं, 32x - 32, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर आप करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा -27x और 68 इंटू 3, तो 24, 2 कैरी, 6 3 18, 19 20, यहाँ आ गया 204। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 59x, ठीक है, 9 जाएगा और यहाँ पर 325 हो जाएगा। इसको इस तरफ ले आओगे, प्लस होगा 6 3 2, इसको सॉल्व करोगे 4 टाइम्स में दिख रहा है ये 36, ठीक है, 3 कैरी है 20 23, x इज इक्वल टू हो गया 4, यानी कि 9 4 जा 36, 72 माइनस 36, एज इज इक्वल टू आ जाएगा 36। सो उसके हस्बैंड की प्रेजेंट एज है 36 ईयर्स। सो ये क्वेश्चन चूंकि ऑब्वियसली मैंने ये लिया है, मैंने देखा है कि किस तरीके से सॉल्व करना है, तो मैंने आपको एक बार में बता दिया, अदरवाइज डेटा थोड़ा सा ज्यादा है तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में ऑब्वियसली डिफिकल्टी आएगी। ओके, सो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो आपको जो स्किप करने की जो आर्ट है वो भी आनी चाहिए, एंड सी दिस क्वेश्चन एंड जस्ट स्किप इट, लास्ट में अगर टाइम बचे तो आप एक बार देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है दैट फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। सो जनरली आपका जो एग्जाम होता है प्रीलिम्स लेवल का, उसमें आपसे मिसिंग नंबर सीरीज पूछे जाते हैं, बट बी मेंटली प्रिपेयर्ड यदि आपसे रॉन्ग नंबर सीरीज भी पूछ लिया गया। ओके, ऑल्दो आई वुड सजेस्ट यू कि इन क्वेश्चंस पे, यानी कि इनके जितने भी क्वेश्चंस हो रॉन्ग नंबर सीरीज के, उनमें आप लास्ट में ही जाइए, शुरू में मत करना, क्योंकि यदि पैटर्न नहीं पकड़ पाए और आपका टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा, प्लस उससे क्या होता है आगे का भी जो एग्जाम है वो आपका खराब होने के चांसेस रहते हैं। ओके, सो यदि आप लोगों ने स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और टेबल्स अच्छे से करी हैं, सो ट्रस्ट मी आप लोगों को काफी हेल्प करेंगी थ्रू आउट द पेपर, और स्पेशली नंबर सीरीज में, चाहे वो मिसिंग हो चाहे वो रॉन्ग नंबर सीरीज हो। अब यदि जिस भी इंसान ने या जिस भी कैंडिडेट ने, एस्पिरेंट ने जो ये वीडियो देख रहा है, अगर आपने स्क्वायर्स अच्छे से करे हैं तो आपको ये क्वेश्चन एकदम सिंपल लगेगा, लेकिन जिसने नहीं करे वो क्या करेगा, इन सबका डिफरेंस ले लेगा, क्योंकि सबसे पहले जब हमको सीरीज में कुछ भी समझ में नहीं आता तो हम डिफरेंस लेते हैं, राइट। सो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। आप लोगों की जो सीरीज है ये एकदम स्क्वायर पे बेस्ड है। यहाँ पर यदि आप देखो 15 स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस 1, यानी कि ये सीरीज बनी 15 स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद 16 का तो नहीं है, यहाँ पे 256 होता है। यहाँ आप देखिए 288, तो ये आपको 17 के स्क्वायर के नजदीक दिखेगा। 17 स्क्वायर होता है आपका 289, दैट मीन्स ये हो गया 17 स्क्वायर -1। ओके, यानी कि सीरीज आपका ऑड नंबर स्क्वायर +1 -1 में चल रही है,
तो ये आगे भी फॉलो होना चाहिए इसी तरीके का कुछ पैटर्न। ओके, 362, सो 19 स्क्वायर हमारा होता है 361, प्लस 1 कर देंगे तो 362 हो जाएगा, दैट मीन्स ये भी करेक्ट है। इसके बाद आपका ऑब्वियसली 21 आना चाहिए क्योंकि हम ऑड नंबर्स में डील कर रहे हैं। सो 21 स्क्वायर होता है 441, माइनस 1 करेंगे तो 440 आ जाएगा, दैट मीन्स कि ये टर्म भी आपका सही है। सो अब नेक्स्ट टर्म ऑब्वियसली आना चाहिए 23 स्क्वायर प्लस 1, सो 23 स्क्वायर होता है 529 प्लस 1, यानी कि यहाँ होना चाहिए था 530, लेकिन यहाँ दिया है 528, दैट मीन्स गलती इसी टर्म में है, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 530। ओके, आगे भी इसको चेक कर लेते हैं। 25 स्क्वायर माइनस 1, सो 625 माइनस 1 624, दैट मीन्स ये भी ठीक है। सो आपकी जो गलती है वो है 528 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ टी वर्थ ₹60 a kg and 65 a kg so that by selling the mixture at ₹68.20 a kg he may gain 10%। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। इनका तो आपको पैटर्न याद होना चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। आपको सिंपली एक तरफ लिखना है जो कम वाली क्वांटिटी है और दूसरी तरफ ज्यादा वाली क्वांटिटी। अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो भी टर्म होगा ये इन दोनों के बीच का होगा, तभी आप लोगों का फाइनल रेशियो जो है वो निकल पाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपको सिंपली ये देखना है कि 68.20 जो है ये किसी से ये वाला प्राइस होने पे 10% का फायदा हो रहा है, दैट मीन्स ये 110% ऑफ समथिंग है। सो यहाँ पर आपको पूरा 110 इंटू पूरा 100 लिख के ये सब करना नहीं है, डायरेक्ट इतना देखिए कि 11 की वैल्यू है 68.20, सो 10 की वैल्यू कितनी होगी, इस तरीके से आपको करना है। पूरा ऐसा लिख के करने की जरूरत नहीं है। 68.20 इंटू 1110 आई एम सॉरी इंटू 100 अपॉन 1110, फिर आप यहाँ पे जीरो से जीरो कट कर रहे हो, उतना टाइम नहीं रहेगा। डायरेक्टली यहाँ पे 11 की वैल्यू है 68.20, सो 10 की वैल्यू कितनी होगी, सो यहाँ पर आप काट लीजिए 6 टाइम्स और फिर जाएगा ये 2 टाइम्स, सो ये हो गई 62। यहाँ पर हमने लिखा 62। सो अब हमको बताना है दोनों ही क्वांटिटीज को, 60 वाले को और 65 वाले को किस परसेंट में लिया गया है या किस रेशो में लिया है। सो यहाँ से आप देखिए डिफरेंस आ रहा है 2 का और यहाँ से आ रहा है 3 का, दैट मीन्स 3:2 में लिया है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये पूरी कैलकुलेशन को ना करके डायरेक्टली इस तरीके से इसको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है दैट जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। सो ये अगेन आपका सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन का एक क्वेश्चन है। 31.95 इंटू 27.96। सो आप क्लियरली देख सकते हो कि पॉइंट्स के बाद इतनी बड़ी वैल्यू है, दैट मीन्स यू कैन डायरेक्टली राइट 32 इंटू 28 प्लस 63.96 दैट इज 64 इंटू 56। ये आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग। आपको ये चीजें क्लियरली दिखनी चाहिए कि यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 28 है। ओके, इसके बाद आप यहाँ पर देखो, अगर ऑब्जर्वेशन करो, सो ये 30 से 2 बड़ा है और ये 30 से 2 छोटा है, दैट मीन्स 30 प्लस 2। ये जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अदरवाइज यू डोंट हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स। ये सब लिखोगे देन डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसी जगह पर आप लोगों को टाइम सेव करना है। सिमिलरली 64 इंटू 56, सो 60 प्लस 4 और 60 माइनस 4। सो यहाँ पर आपको a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला दिखेगा। अब ये चीज आपको डायरेक्टली सिर्फ इस क्वेश्चन को देख के ही ऑब्जर्व करनी है कि ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है। सो a प्लस बी a माइनस बी क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 30 स्क्वायर डायरेक्ट लिखो आप 900 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 प्लस यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है 60 स्क्वायर। सो कितना होगा 3600, 6 का स्क्वायर 36, तो 2 जीरो लगाना है, माइनस 16। सो यहाँ से आएगा आपका 896 और यहाँ से क्या आएगा 3584। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। 10 1 कैरी आई, 10 18 की 8 1, 8 5 13 14 का 4 1 कैरी आई 4। सो 4480 ये आपका आंसर हो गया। सो आई होप इट इज क्लियर। आपको जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पर दिखना चाहिए a प्लस बी a माइनस बी, और ये वाला जो आपका स्टेप है आप यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये आपका परसेंटेज टॉपिक से, और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है काफी अच्छे लेवल का है। द मार्क्स स्कोर्ड बाय प्रतीक इन 3 सब्जेक्ट्स आर इन द रेशियो 4 5 6। सो 4:5:6 में प्रतीक ने
तीन सब्जेक्ट्स में जो है स्कोर करा है, ठीक है, 4:5:6। ही स्कोर्ड एन ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ 60% इन द एग्जाम। टोटल जो इन तीनों पेपर्स का जब रिजल्ट निकला तो उसने 60% स्कोर करा है। इफ द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स आर सेम, यदि तीनों के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो सेम है, तो प्रतीक ने कितने सब्जेक्ट्स में 70% प्लस स्कोर करा है, ये हमें बताना है। अब यहाँ पर आपको बोला है कि तीनों ही सब्जेक्ट के जो एग्रीगेट है, जो तीनों ही सब्जेक्ट का एग्रीगेट नहीं मैक्सिमम मार्क्स है वो सेम है, तो हम ये मानते हैं कि हर सब्जेक्ट में 100 जो है वो मैक्सिमम मार्क्स है। तो तीन सब्जेक्ट्स का मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया, 300। प्रतीक ने ओवरऑल एग्रीगेट 60% स्कोर करा है। 60% कितना होगा, 180। 6 3 18, तो एक जीरो हमने लगाया। 180 मार्क्स उसने तीनों ही सब्जेक्ट्स में एक्यूमुलेट करे हैं, और तीनों ही सब्जेक्ट्स का उसका इंडिविजुअल स्कोर हमको रेशो में दिया है, तो हम इसको लिखेंगे 4x + 5x + 6x, ठीक है। ये तीनों मिला के कितना है, 180, क्योंकि ओवरऑल 60% स्कोर उसने करा है। तो 6 4 10 और ये 15x की वैल्यू हो गई आपकी 180। x की वैल्यू कितनी होगी, 12, 15 1 जा 15, और फिर उसके बाद में आ जाएगा 30, तो 12 वैल्यू हो गई, ठीक है। दैट मीन्स उसने इंडिविजुअली कितना स्कोर करा है तीनों में। यदि x की वैल्यू 12 है तो तीनों ही सब्जेक्ट्स में उसने इंडिविजुअली कितना स्कोर करा है, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 और 12 6 जा 72, ये उसके इंडिविजुअल मार्क्स हैं। अब हमें बताना है कि कितने सब्जेक्ट्स में उसने 70% से ज्यादा स्कोर करा है। तो 100 का 70% हो गया 70। 70 से ज्यादा स्कोर उसने सिर्फ एक सब्जेक्ट में करा है, तो इसका आंसर होगा 1 सब्जेक्ट। ओके, काफी अच्छा ये क्वेश्चन था, और इस तरीके के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको देखने को एक आध मिल सकता है। जनरली इससे थोड़े इजी ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोगों का पार्टनरशिप से लिया है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन आप देख लेना, यदि डाटा इजी हो तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जनरली आप लोगों को बस कैपिटल देखना है, प्रॉफिट देखना है, और उनका टाइम पीरियड देखना है, कितना काम उन्होंने किया है। और डाटा इजी का मतलब ये है जब आपको दिखे कि ये 7000 आ गया, 5 आ गया। अब यहीं अगर लिखा होता डेटा 2532, तो मैं आपसे बोलती इसको मत सॉल्व करना, क्योंकि थोड़ा सा हमें टफ दिख रहा है, सॉल्व करने में मुश्किल होगी। लेकिन यहाँ काफी इजी डेटा है, तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पी स्टार्ट द बिजनेस विद 7000 कैपिटल, 7000 रुपए से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। 5 महीने के बाद आफ्टर 5 मंथ्स क्यू ज्वाइंस विद पी एज एस पार्टनर। 5 मंथ्स के बाद क्यू ने ज्वाइन करा। आफ्टर 1 ईयर, सो 1 ईयर की बात हो रही है, तो प्रॉफिट इज डिवाइडेड इनटू 2:3। पी को मिला 2 यूनिट। अगर मिलता है प्रॉफिट, मैं यूनिट्स में बात कर रही हूँ यहाँ पे, अगर मैं बोल लूँ 2 3 तो आप समझना कि यूनिट की बात हो रही है। सो यदि पी को 2 प्रॉफिट मिला है, देन क्यू को 3 प्रॉफिट मिला होगा। व्हाट इज क्यू कॉन्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ क्यू इन द कैपिटल, हमें क्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है। 5 मंथ्स के बाद स्टार्ट करा है, यानी कि 7 मंथ काम करा है, क्योंकि टोटल 1 ईयर काम हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 12 मंथ्स लिख लेते हैं। ओके, ये मैं मंथ्स में बात कर रही हूँ। सो 7 से आप 7 को कैंसिल करिए, तो ये बचेगा आपका 1000। 2 की वैल्यू यानी कि प्रॉफिट जो है वो आपका किससे प्रोपोर्शनेट होता है। सो प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू जितना मंथ्स काम करा है या जितना टाइम पीरियड काम करा है इनटू कैपिटल, ठीक है। तो यदि 2 आपको प्रॉफिट मिल रहा है, वो कब मिल रहा है, जब आपने 12000 टोटल जो है स्पेंड करा है। ओके, यहाँ पर मैं इसी तरीके से बोलूंगी, आपका 2 स्पेंड करना 3 स्पेंड, तो आप समझ जाना कि किस चीज की बात हो रही है। तो 2 हो रहा है जब आपने 12000 करा है, तो 3 कब होगा, जब आपने 18000 करा होगा, ठीक है। अगर 2 की वैल्यू है आपकी 12000, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 18000। सो यहाँ पर आपका क्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 18,000 रुपीज। सो दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। सो जो आपका अगला क्वेश्चन मैंने लिया है वो है मेंसुरेशन से, और ये आप लोगों का जो बैंकिंग एग्जाम्स में आता है, स्पेशली प्रीलिम्स में, वो बहुत ही इजी लेवल का आता है। सिर्फ आपको जो फॉर्मूला है वो पुट करने रहते हैं, कभी कभार 2D का आता है, कभी 3D का। जनरली 2D का क्वेश्चन देखा गया है, एंड सिर्फ आप लोगों को जो फॉर्मूला है अगर वो अच्छे से याद है तो आप सिर्फ वैल्यू पुट करके ही क्वेश्चंस को कर सकते हो। यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। A circular wire of radius 49 centimeter is cut and bent in the form of a rectangle. So यदि एक ऐसा सर्कल है जिसकी जो आपकी रेडियस है वो 49 है,
इसको पूरे सर्कल को बेंड करा है रेक्टेंगल में, दैट मीन्स इसका जो सर्कमफेरेंस होगा और इसका जो पेरीमीटर होगा ये आपके सेम होंगे। ओके, ये चीजें तो आप लोगों को समझ में आती होंगी। आगे हम देखते हैं, एंड वो जो रेक्टेंगल है उसकी साइड्स है 4:7 में, ठीक है। सो लेंथ इंटू ब्रेथ आपका हो गया 7 में। अब हमसे ये बोला है कि जो आप लोगों का स्मॉलर साइड है वो हमें बताना है, दैट मीन्स हमें 4 वाला जो वैल्यू है वो हमें बताना है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, 2πr आपका जो होगा वो इक्वल किसके होगा, 2 इंटू एल प्लस बी के। ओके, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 22/7 इंटू 49, यहाँ पे आपको डायरेक्टली 7 लिखना है। सो ये 22 इंटू 7 आपका होता है कितना, 154। यहाँ पे मैं 22 इंटू 7 ही लिख देती हूँ। एल प्लस बी, सो एक साइड है 4x, दूसरी है 7x, दैट मीन्स कितना, 11x। 11 से आप इसे कट करोगे 2 में जाएगा, x का वैल्यू हो गया आपका कितना, 14। हमसे ये पूछा है स्मॉलर साइड कितनी है, दैट मीन्स 4x कितना है, सो वो है आपका 56 सेंटीमीटर। कितना इजी क्वेश्चन था ये। आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, ये मत करना कि आप पहले ही लिख रहे हो 2 इंटू 22/7 इंटू 49 और इसको सॉल्व करोगे, इसमें काफी टाइम चला जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो, 2 से 2 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन समझ में आया हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपका लिया है ये है आपका बोट एंड स्ट्रीम से। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। सो इस टॉपिक के क्वेश्चंस भी इतने हार्ड नहीं होते हैं, आप लोग इनको डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो यदि आपको टाइम मिलता है तो। पहले तो ऑब्वियसली हमको क्वाड्रेटिक हो गए, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस हो गए, डीआई के हो गए, उनके बाद यदि आपको टाइम मिलता है तो आप इस टॉपिक पे डेफिनेटली मूव कर सकते हो। A motorboat can travel at 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, दैट मीन्स जो स्पीड हम x से डिनोट करते हैं वो है 5 और y से हम जनरली डिनोट करते हैं जो फ्लो ऑफ रिवर होता है उसको। इट ट्रेवल 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 90 किलोमीटर इसने डाउन स्ट्रीम चला इन द रिवर एंड देन इट रिटर्न्ड टेकिंग ऑल टुगेदर 100 आवर्स। सो इसको जाने में और वापस आने में दोनों में ही इसको लगे 100 आवर्स। ओके, हमसे पूछा है फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, हमसे y की वैल्यू पूछी है, x की हमें पता है। सो देखिए डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, x प्लस वाई, क्योंकि बोट भी जिस तरफ जा रही है उसी तरफ रिवर का फ्लो भी जा रहा होता है, ठीक है, दोनों ही सेम तरफ है इसलिए हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 5 प्लस वाई, और जब ये रिटर्न होगा दैट मीन्स अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ये रिवर चल रहा है, सो 5 माइनस वाई हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर एक एक वैल्यू को, अब देखिए यहाँ पर आपको हिट एंड ट्रायल से ही करना होगा। आप ये नहीं सोच सकते हो कि यहाँ पे आप सॉल्व करोगे कि यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ऑप्शन से ही चेक करो। यहाँ पर 90 है, दैट मीन्स नीचे कोई ऐसी संख्या आएगी जो कि 90 को डिवाइड करे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी आपका एक इंटीजर वैल्यू ही आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप 3 रखोगे तो 5 प्लस 3 8 होगा जो कि 90 को डिवाइड नहीं करेगा। यहाँ पे माइनस जाएगा तो 45 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा अगर आप 90/8 करो तो, ठीक है। सिमिलरली 3.5 करोगे तो डेफिनेटली पॉइंट में आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा 8.5। ओके, नेक्स्ट है आपका 2। सो 5 प्लस 2 7, 7 भी 90 को डिवाइड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में 4। सो 5 प्लस 4 होगा आपका 9, 9 से आप 90 को डिवाइड करोगे यहाँ आएगा आपका 10 आवर्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 4 है, सो 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, डिवाइड करोगे 90 को, सो 90 आवर्स, दैट मीन्स आपके 100 आवर्स यहाँ पे बन जाएंगे। सो ये डी आपका फोर्थ आपका जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, 4 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप हमेशा ट्राई करना, जब भी इस टाइप का कुछ भी आए कि आप ऑप्शन से उसको सॉर्ट आउट कर लो। ओके, सिमिलरली आप जो आपके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शन से ही कर सकते हैं। आगे चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपका ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया है। यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। हम लोग इसको डायरेक्टली लिखेंगे, 21% ऑफ 4200, इसको आप लिखिए 21 इंटू 42 प्लस 47% ऑफ 3000, इसको हम क्या लिखेंगे 47 इंटू 30। मैं यहाँ पे जीरो को आपस में कैंसिल नहीं कर रही हूँ, ना ही लिख रही हूँ, उससे आपका पेज में भी काफी कंजस्टेड हो जाता है, प्लस जिसकी जरूरत ही नहीं है, जो इवेंचुअली कैंसिल होना है उसको लिखने से क्या फायदा, राइट। माइनस एक्स, माइनस उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर मैं प्लस में एक्स लिखती हूँ, इज इक्वल टू ये वाला जो पूरा चीज है ये जब इस तरफ आएगी तो ये माइनस में होगी, -17 इंटू 21.99 यानी कि 22। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए 21 इंटू 42, इसको आप क्या करो
42 इंटू 20 में कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 840, ठीक है, 2 2 4, 4 2 8, प्लस अब जो बचा हुआ है उसको हम लिख देंगे 42 इंटू 142, ये कितना हो जाएगा आपका 882, राइट। सो यहाँ मैंने लिखा 882 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21, 2 कैरी, 4 3 12, 13 14, 1410, इन दोनों को आप ऐड करोगे 2 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 2 2, 14 प्लस 8 22, माइनस 17 इंटू 22, सो 17 2 3 40 32, आई मीन 17 इंटू 20 करेंगे, और 34 कैसे, ये मैंने इस तरीके से करा है 17 इंटू 20 प्लस 17 इंटू 2, सो ये हो गया आपका 340 प्लस 17 2 34, इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों चीजों को लिखा है। आई होप ये क्लियर होगा। तो ये आपका हो गया 374, इसको हमें माइनस करना है, इन दोनों को प्लस करेंगे 374 आएगा, यहाँ पे हमने माइनस करा तो ये 8, यहाँ पे कैरी जाएगी 1 1918, यहाँ पे 19 आ जाएगा 22 माइनस 3, सो ये इसका आंसर होगा। अब इसके अलावा अगर आप लोग मैथ्स में प्रोफिशिएंट हो, आपको काफी अच्छी मैथ्स आती है, तो आप इसको डायरेक्ट यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हो। ये देखिए, किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करोगे जीरो में, जीरो ही आएगा यूनिट डिजिट, 2 इंटू 1 यूनिट डिजिट हो जाएगा 2, यहाँ पर 7 2 14 4, सो यहाँ पर आपकी यूनिट डिजिट आ रही है -2, तो यूनिट डिजिट कभी नेगेटिव में नहीं आएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10, दैट मीन्स 10 माइनस 2 कितना होता है 8, तो आपका जो भी आंसर है उसकी यूनिट डिजिट 8 आनी चाहिए। और ये ऑप्शंस लकीली हमें इस तरीके के मिले हैं कि सिर्फ एक ही आपका ऐसा है जिसमें 8 आ रहा है लास्ट में, तो ये आंसर होगा। अब इस तरीके के क्वेश्चंस आप तभी करना, यानी कि यूनिट डिजिट से तभी करना जब आता हो, लास्ट मोमेंट पे आप इसको बिल्कुल भी मत पढ़ना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा जो टाइम है वो रिवीजन का है, बुक मार्क सॉल्व करने का है, मॉक टेस्ट देने का है, ना कि कोई नई चीज पढ़ने का। तो यदि आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पता है तभी इसमें अप्लाई करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन। ऑब्वियसली इनके आने के चांसेस जो है सबसे ज्यादा हैं। सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक, डीआई, ये आपके इजीएस्ट लॉट के क्वेश्चंस हैं और ये डेफिनेटली आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। दैट वुड रियली बी योर, आई वुड से यू गाइज वुड बी अनफॉर्चुनेट यदि ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा रही हूँ। आप लोग यदि आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो अपना जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ये बताइएगा कि इनका रिलेशन क्या है ए और बी का, ठीक है, whether a is greater than b or they are equal or b is greater than a, जो भी इसका रिलेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, आप लोगों को x और y का रिलेशन बताना है। यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, सो अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि यदि मैं इतना ज्यादा एफर्ट डाल रही हूँ तो आप लोग 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इनका आंसर। ओके, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये है आपका ट्रेन्स के टॉपिक से, यानी कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इसेंशियली अगर हम बात करें तो, बट स्पेसिफिकली जो है वो आपका है ट्रेन से। टाइम इज टेकन बाय 2 ट्रेन्स रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस to cross a man standing on the platform in 28 seconds and 18 seconds respectively. It took 26 seconds for both the trains to cross each other. यानी कि एक इंसान जो खड़ा है उसको अगर ट्रेन A क्रॉस कर रही है 28 सेकेंड में और ट्रेन B क्रॉस कर रही है 18 सेकेंड्स में, ठीक है। सो अब हमसे ये बोला है, और ये जो दोनों एक दूसरे को जब क्रॉस करती हैं तो वो करती हैं 26 सेकेंड्स में, ठीक है। अब हमसे पूछा है इनके स्पीड का रेशो, तो हमें ये वाली चीजें जो है वो दी गई हैं। यहाँ पर देखिए काफी सारा डेटा है और आपसे रेशो में पूछा है, यानी कि आपको एग्जैक्ट कुछ भी नहीं निकालना है। तो यदि हम लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करें, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो पहली जो ट्रेन है उसकी मैं मान रही हूँ लंबाई, हम लोग मान लेते हैं चलिए a है, ठीक है। डिस्टेंस, क्योंकि वो खुद का ही डिस्टेंस कवर करेगी जब इंसान को कवर कर रही है वो, यानी कि एक इंसान को जब ट्रेन क्रॉस कर रही है दैट मीन्स वो अपना खुद का डिस्टेंस, अपनी जो खुद की लंबाई है उसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। स्पीड जो है वो हमको निकालनी है, s1 ले लेते हैं और टाइम लग रहा है 28 सेकेंड्स। वहीं b की अगर हम बात करें सेकेंड ट्रेन की, तो उसको 18 सेकेंड्स लग रहा है, स्पीड हम लोग s2 ले लेते हैं। अब हमसे कहा है जब वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, यानी कि एक दूसरे की लेंथ को कंप्लीटली वो क्रॉस करेंगी, और इनकी स्पीड जो है जब ऑपोजिट में चलती है तो स्पीड जो है प्लस होती है, जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड माइनस होती है। ये है आपका रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो यहाँ पर हम s1 प्लस s2 करेंगे और इसमें लग रहे हैं 26 सेकेंड्स। ओके,
सो यहाँ पर हमको दोनों ही इक्वेशंस को इक्वेट करना है। आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, a प्लस बी को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 28s1 प्लस 18s2। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 26s1 प्लस 26s2। गॉट इट, ये आपका आएगा। आप इसको सॉल्व कर देना, यहाँ पर ये जाएगा तो आएगा 2s1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 8s2। तो s1 अपॉन s2 यानी कि इन दोनों के स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा 4:1। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये है आपका एवरेज से, ठीक है, और इसको हम लोग रेशो मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑफ एन ऑफिस इज ₹95. The average salary of 15 officers is 525 and the average salary of the rest is 85. तो find the total number of workers. So देखिए total workers हैं जिसमें से कुछ officers हैं, कितने हैं 15 officers हैं और बाकी के rest लिखा है यहाँ पर, ठीक है। So जो दूसरे workers हैं उनकी हमको salary दी गई है और हमें बताना है कि total workers कितने हैं। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके काफी आते हैं, सेम इसी पैटर्न पर हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। यहाँ पर देखिए हमसे बोला है यहाँ पर क्या दिया है एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर्स। सो ये है 95 जो कि हम मिडिल में लिखेंगे। यहाँ पर हम ऑफिसर्स का लिख लेते हैं, आप लोग ऑपोजिट भी कर सकते हो, पहले रेस्ट का लिख लो फिर ऑफिसर्स का लिख लो। सो यहाँ हमने लिखा ऑफिसर्स का, ऑफिसर्स की सैलरी है 525 और बाकी के जो वर्कर्स हैं उनकी है 85। अब टोटल वर्कर्स कितने हैं वो हमको बताना है और जो टोटल सैलरी है एवरेज सैलरी सभी वर्कर्स की वो है 95। तो एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 525 इंटू 15 प्लस 90 प्लस 85 इंटू एक्स, उस तरीके से, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वैसे मत करना है इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करने का यही बेस्ट तरीका है, ठीक है, एलिगेशन मेथड से। सो यहाँ पर आपको निकालना है कि रेशो कितना होगा। अब देखिए आप अगर 95 में से 85 को सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा 10, लेकिन एक्चुअल में ऑफिसर्स की वैल्यू है 15, यानी कि जो भी वैल्यू इसकी आ रही है उसका 1.5 टाइम्स हमको करना पड़ेगा। ओके, 525 में से 95 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 430, ठीक है। सो 430 इंटू 1.5 हमें करना है। आप इसको इंटू 3/2 करके लिखो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, 3/2, ठीक है। 15/10 भी तो 3/2 ही होता है, तो जो भी वैल्यू हमें मिल रही है उसका हमें 1.5 टाइम्स करना है। इसको हम कट करेंगे तो कितना आएगा 215 इंटू 3, तो यहाँ पर आपका आएगा 45 और 3 2 6 645, यानी कि आपके जो अदर वर्कर्स हैं वो कितने हैं 645 है। लेकिन हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। हो सकता है आपके ऑप्शन में 645 हो और आपका आंसर आ गया और आप इसको टिक कर दो, लेकिन यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं। ऑलरेडी 15 ऑफिसर्स दिए हैं, सो इसमें 15 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 660 और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके के एग्जैक्ट इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं अभी तक प्रैक्टिस करे सो इस तरीके के 5-6 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो एंड यू विल बी सॉर्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है from a container of wine, a thief has stolen 15 liters of wine and replaced with same quantity of water. He again repeated the same process. Thus, in 3 attempts, the ratio of wine and water became 343:169. The initial amount of wine in the container was. So, एक कंटेनर था वाइन का, उसमें से एक चोर ने क्या किया 15 लीटर्स वाइन को चुराया उसको और उसको रिप्लेस कर दिया वाटर से। ये सेम प्रोसेस उसने टोटल करी 3 टाइम्स। ओके, सो अब हमको बताया है कि अब जो फाइनली अब जो रेशो बचा है वाइन और वाटर का वो है 343:169। ओके, अब हमें ये बताना है कि इनिशियली वाइन की क्वांटिटी कितनी थी। सो इसमें आपको जो आपका बेसिक फॉर्मूला होता है वही लगाना है। यहाँ पर आप देखिए 343 प्लस 169 यदि आप करोगे तो यह आएगा 512। 343 है आपका 7 का क्यूब और 512 है 8 का क्यूब। सो यहाँ से ही हमको एक क्यू मिल गया है कि ये 7:8 के रेशो में आएगा, ठीक है। और फिर आपको आपका जो बेसिक वाला फॉर्मूला होता है कि 1 - 15/k⁻³ इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 7:8 ओके, 3 से 3 की पावर कट जाएगी, आप k को सॉल्व करोगे आपका फाइनल आंसर आएगा 120 लीटर्स।
सो इसको आप एक बार खुद से सॉल्व कर लेना, ऑल्दो मैंने ऑब्वियसली पूरा ही कर दिया है, तो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका फॉर्मूला एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि आप लोगों के जनरली मिक्सचर एंड एलिगेशन में से जो क्वेश्चन आते हैं वो यही रहते हैं कि प्रोसेस को 3 बार रिपीट करा या 2 बार रिपीट करा, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, सो ये एक बार आप लोग जरूर देख लेना। ओके, सो ये क्वेश्चन जो मैंने आपका लिया है ये है आपका प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ऑल्दो नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट डेफिनेटली आ सकता है। A committee of 3 members is to be made out of 6 men and 3 women. So 3 members की कमेटी बनानी है, टोटल 6 men और 5 women में से, यानी कि टोटल 11 लोग हैं और 3 लोगों की हमें कमेटी चाहिए। What is the probability that the committee has at least 2 women? कम से कम 2 women चाहिए। ओके, सो यहाँ पर आपको पहले देखना है कि पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस कितने हो सकते हैं, ठीक है, और जो हमको कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग कितने केसेस फिट बैठ रहे हैं एज पर दी कंडीशन। और यहाँ पर हम लेते हैं टोटल केसेस, ठीक है, जितने भी पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। तो 11 लोगों में से यदि हमें 3 लोगों की कमेटी चाहिए तो हमारे टोटल केसेस होंगे 11C3। ये तो आप लोगों को आना ही चाहिए, अब सिर्फ 4-5 दिन बचे हैं, यदि नहीं आता है तो अब इसको मत पढ़ना। 11C3 यहाँ पे हमारे टोटल केसेस होंगे। और हमको क्या चाहिए, ऐसी कमेटी जिसमें टोटल 3 लोग हों, जिसमें एटलीस्ट 2 वुमेन हो। तो हम इस कमेटी को 2 तरीके से बना सकते हैं। एक ऐसी कमेटी जिसमें आपकी 2 वुमेन हो और 1 मैन हो, ठीक है, और एक ऐसी कमेटी जिसमें आपकी तीनों ही वुमेन हो। ये इस तरीके से, क्योंकि एटलीस्ट बोला है यानी कि 2 से 2, यानी कि कम से कम 2 होनी चाहिए और मैक्सिमम 3 भी हो सकती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, टोटल 5 वुमेन है और हमको कितनी चाहिए यहाँ पर 2, दैट मीन्स 5C2 इनटू, क्योंकि यहाँ पर एंड वाली कंडीशन है, दोनों ही साथ में होंगे। यदि 2 वुमेन हो गई तो 1 मैन जाएगा, मैन टोटल है 6, तो यहाँ पर होगा 6C1। एक मैन चाहिए आउट ऑफ कितने मैन, 6 मैन। ओके, दूसरा केस हम जब लेंगे तो प्लस लिखेंगे, क्योंकि ये और वाली कंडीशन है, या तो ये या फिर ये। 3 वुमेन चाहिए, 3 वुमेन कितने में से, 5 में से, दैट मीन्स 5C3। इनको आप जब सॉल्व करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं आपको एक हिंट देती हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट सॉल्विंग द एंटायर क्वेश्चन विद यू। इसमें बस इतना सा हिंट है कि आपको ये क्वेश्चन काफी बड़ा दिख रहा है, बट इसका जो आंसर है वो आप सिर्फ एक लाइन की मदद से, यानी कि इनमें से सिर्फ एक सेंटेंस की मदद से अपना फाइनल आंसर जो है वो उसको निकाल सकते हो। सो यहाँ पर आपकी स्मार्टनेस चेक हो रही है कि क्या आप उस लाइन को ठीक से पकड़ पा रहे हो, कि आपको जो हिंट दिया हुआ है वो बहुत ही एविडेंट है, आपको पूरा क्वेश्चन ये जो है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली एक हिंट दिया हुआ है, सिर्फ आपको उसको आइडेंटिफाई करना है और आप अपना आंसर निकाल लोगे। ओके, फाइनल आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो है इसका आंसर है 480। सो लेट्स सी कि आप लोग इसको कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते। ओके ओके, सो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा है फाइंड एक्स, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर आपको जो भी परसेंटेज दिए हैं या जो भी नंबर्स दिए हैं वो अप्रोक्सीमेशन में है। सो आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इस तरीके के नंबर्स देख के, डायरेक्टली देखिए 19.95%, दैट मीन्स 20%। उसके बाद पूछा है 20% ऑफ 629.97, दैट मीन्स 630। तो आपको ये पूरा भी नहीं लिखना है, आप डायरेक्टली देखिए 630 का 10% क्या होगा, 63, 63 इंटू 2 क्या होगा, 126। अब इतना बेसिक कैलकुलेशन आपका होना चाहिए कि आपको ये सब लिखने की जरूरत ना पड़े और आप डायरेक्टली इसको यहीं से कैलकुलेट कर लो। ओके, सेकंड है x% ऑफ 280। सो मैं डायरेक्ट लिखूंगी यहाँ पे 2.8x या फिर 28/10। यहाँ पर आपको पूरा नहीं लिखना है कि x% ऑफ 280 लिख रहे हो फिर 0 से 0 कट कर रहे हो, डायरेक्ट ये लिखिए आप 28/10x। ओके, यहाँ पर है इक्वल टू 210। अब ऑब्वियस ही बात है इसको यहाँ ले जाना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप 126 ना लिख के अपने मन में ही कैलकुलेट करिए कि देखिए अगर 25 हम लोग घटाते हैं 100 में से तो आता है 75, यहाँ पर एक कम हो रहा है दैट मीन 74, प्लस यहाँ पर आपका 10 ज्यादा है, यहाँ पे 200 नहीं है 210 है, दैट मीन्स 84 होगा। सो 28/10 x की वैल्यू है 84। ओके,
यहाँ पर आप 28 देखिए, लगभग 3 गुना है। एक बार डायरेक्टली भी करते हैं, 28 इंटू 3, तो 8 3 होगा 24, 2 कैरी गई, 3 2 6 7 8, सो यहाँ पर आ गया 3। दैट मीन्स x का वैल्यू हो गया आपका 30। अब आप लोगों को जितनी भी कैलकुलेशन है कम से कम हो सके वो करना है, सो दैट आपके ये वाले जो क्वेश्चन है उसमें आप अपना टाइम सेव कर लो। ओके, ध्यान रखना, अगर 20% 30% ये सब दिया है तो डायरेक्टली इंटू 3, आप डायरेक्टली इंटू 2 इस तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। Okay, so guys, that's it for this video, and if you like it, please hit the like button, subscribe to Olive Board's YouTube channel, and I shall see you next time in my next video. Till that time, stay happy, practice hard, and all the very best for your upcoming exam. Bye.